Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। कैसे हो आप सब? आइए नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लेक्चर नंबर 2 किसका, KTG का, उसमें हम एंटर करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। द टेम्परेचर ऑफ लो प्रेशर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, जो टेम्परेचर है वो आप क्या कीजिएगा, कभी भी डिग्री में नहीं रखना, ठीक है। इस टेम्परेचर को अपन क्या लिखेंगे, 373 केल्विन। यदि T2 की बात करूं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 293 के, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या पूछा है, द RMS स्पीड ऑफ इस मॉलिक्यूल डिक्रीज्ड बाय, ओके। RMS जो स्पीड है, तो सबसे पहले VRMS का यदि मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो √3 RT बाय MW। हाइड्रोजन गैस इसने बोला है तो MW इसका कांस्टेंट हो जाएगा, R कांस्टेंट हो जाएगा, 3 कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, इस प्रोपोर्शनल टू √T, सही है। तो अब देखिए V1 यदि मैं लेता हूं और प्रोपोर्शनल का साइन ले लेता हूं तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 373। तो V2 यदि मैं लेता हूं प्रोपोर्शनल का साइन अंडर रूट में 293, ओके। अब ध्यान दीजिएगा ये पूछ रहा है कि कितनी RMS स्पीड इसकी कम हुई है। यदि मैं कम की बात करूंगा, ठीक है, चेंज पूछ रहा है ये अपने को विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। अब देखिए मेरे को लिखना पड़ेगा डेल्टा V अपॉन में V इंटू में 100, इसको मैं ऐसे लिखूंगा V2 माइनस V1 बाई V1, ठीक है। अब यदि जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन यदि हटाते हो कांस्टेंट आएगा, ये सारे के सारे कांस्टेंट को आप सिंगल टर्म लेके चल सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं 293 माइनस में √373 अपॉन रूट में 373 इंटू में 100, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 293 है, लगभग इसकी वैल्यू 17.1 के आसपास आएगी, और ये आपको दे रखा है 373, लगभग इसकी जो वैल्यू है वो 19.3 के आसपास आएगी।
अपॉन में कितना आ जाएगा 19.3 इंटू में 100। जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 11%। देखो माइनस के साइन की आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इसने पहले से दे रखा है, माइनस ये इंक्लूड करके चल रहा है। जब माइनस ये इंक्लूड करके चल रहा है तो अपन डायरेक्टली परसेंटेज की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो 11% लगभग आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखो O2 मॉलिक्यूल दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, मींस 273 K की बात कर रहा है। ठीक है, अगेन कितना है 460 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, कितना है 32 ग्राम्स। एंड हीलियम की बात कर रहा है, ये कितना है 4 ग्राम्स। देन द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए मतलब दोनों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखना है। ठीक है, तो अगेन वापस मैं यदि फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे 3RT/mW। अब देखिए दोनों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 K पे देखना है अपने को, तो 3R कांस्टेंट हो गया, T है वो भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसकी जो थीम है वो हमसे क्या डिमांड कर रही है कि हम ये वाला रिलेशन काम में लें। ठीक है भाई, ये वाला रिलेशन हम काम में लें। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं V1 लेके चलता हूं या फिर डायरेक्टली आप VO2 ले लीजिए। ठीक है, तो VO2 1 में मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32 ग्राम्स। ठीक है, MW। और अगेन एक और इक्वेशन V हीलियम, इसके लिए प्रोपोर्शनल 1 में रूट डायरेक्टली वैल्यू है। ठीक है, वैल्यूज अपन लेके चल लेंगे इसकी, तो MW कितना हो जाएगा 4 ग्राम्स। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो VO2 क्या है, VO2 हमारे पास कितना दे रखा है अपने को 460। ठीक है, अपॉन में VHE इक्वल टू देखो 20 जो है वो नीचे रहेगा, 1 में 4G ऊपर आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8। तो VHE यदि मैं लिखना चाहूंगा तो VHE क्या लिख जाएगा 2√2 इंटू में 460। जब आप बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1300 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। वैसे 1301 के समथिंग आएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। जो रिलेशन अपन ने काम में लिया है वो ये वाला रिलेशन काम में लिया है भाई। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन ना लगा करके डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट ले लीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन तो ये अपन ने यूज में लिया है। इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट K हो गया, डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा बच्चों। तो फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस दे दिए भाई, और मोलर मास है वो 14 ग्राम है, इज एट 4 टाइम्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। द रेशियो ऑफ द आरएमएस स्पीड ऑफ द आर्गन मॉलिक्यूल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज। अब देखिए, ठीक है, किसी भी आर्गन गैस है, ठीक है, उसके जो नमूने हैं उसके नमूने का ताप जो है वो हाइड्रोजन गैस के ताप से कितना गुना है 4 गुना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं वापस VRMS की तुलना करना चाह रहा है ये, यदि मैं वापस फॉर्मूला लिखूं TRT/MW। अब कई बच्चे बोलेंगे सर फास्ट करना है मैं कैलकुलेशन, तो बच्चों मेरे को सारे के सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है। जिन बच्चों का हैंड थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में थोड़ा टाइट चलता है उनका भी थोड़ा लूज करवाना है, एकदम इजी फ्लो के अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए उनसे। ठीक है, अब देखिए यदि ये आरएमएस की बात मैं कर रहा हूँ, फॉर्मूला देख रहा हूँ, 3R यहाँ कांस्टेंट होगा, T जो है उसको मेरे को एक रिलेशन दे रखा है कि भाई आर्गन का जो टेम्परेचर है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, और दूसरा रिलेशन मेरे पास MW का भी मिल जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ आर्गन अपॉन में, ये आरएमएस वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ आर्गन आरएमएस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आरएमएस इक्वल टू डायरेक्टली यदि मैं डिवाइड करूंगा, देखिए ध्यान से, ये MW है ये रिलेशन, तो ये क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आर्गन। ठीक है, इनटू में
टेम्परेचर ऑफ आर्गन अपॉन में टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट एक रिलेशन मेरे पास आ चुका है। अब H2 के बारे में लिखो, मोलिकुलर वेट की बात कर लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन के अंदर 40 इंटू में रूट आर्गन कितना है मेरे पास 4 टाइम्स दे रखा है मेरे को। ठीक है 40 और हाइड्रोजन का टेम्परेचर लेट अज्यूम T है, तो ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, और 2 से फिर 10 कैंसिल आउट, तो आंसर जो आएगा आपका 1 अपॉन में √5। तो फोर्थ विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, हो जाएगा, इजी है एकदम। आगे चलें, एक ही रिलेशन को बार बार अपन काम में ले रहे हैं। अब देखिए, इफ द मॉलिक्यूल इन ए टैंक ऑफ हाइड्रोजन हैव द सेम आरएमएस स्पीड एट द मॉलिक्यूल इन ए टैंक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वी मे बी श्योर दैट। अब देखिए, ये बोलना चाह रहा है, वापस वही फॉर्मूला मैं राइट करूंगा, ठीक है, कि ये जो आरएमएस जो स्पीड है, यदि मैं एक टैंक की बात करता हूं, इसके अंदर एक टैंक के अंदर क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन, और दूसरे टैंक के अंदर क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन। इन दोनों केसेस के अंदर जो वीआरएमएस है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो आप खुद देखिए, यदि वीआरएमएस की बात मैं करूं तो वीआरएमएस मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा होता है। तो यदि ये ज्यादा है तो इसका जो वीआरएमएस है वो कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यदि ये ज्यादा है तो इसका वीआरएमएस कम होना चाहिए। लेकिन एक और वेरिएबल क्वांटिटी है यहाँ पे, टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? तो वो टेम्परेचर इस हिसाब से चेंज हो रहा है कि दोनों की आरएमएस जो है वो सेम आ रही है। तो अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दाब का मान समान है, ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ओनली वीआरएमएस की बात कर रहा है और वीआरएमएस टी और एमडब्ल्यू के रिलेशन पे डिपेंडेंस रखती है। तो दाब का मान समान है, नहीं रखेगा, वो हाइड्रोजन उस दाब पर है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो उच्च है। क्यों? यदि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है ऑक्सीजन का, यदि मैं O2 की बात करता हूं वीआरएमएस की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना आएगा, 32G। यदि इसका वीआरएमएस वेलोसिटी आरएमएस जो है रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल वेग जो है वो कम है, तो टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा, तभी ये इसके आरएमएस के बराबर होगा, तभी ये हाइड्रोजन गैस के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर प्राप्त होगा। इसीलिए शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। ठीक है बच्चों, फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। एन गैस मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, द इंडिविजुअल स्पीड है, आरएमएस स्पीड निकालनी है। देखो आरएमएस के अंदर हमेशा ध्यान रखना रूट मीन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर। तो हमेशा क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रूट मीन स्क्वायर में ध्यान रखना, हम जो उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो हमेशा उल्टा चलता है। सबसे पहले स्क्वायर कर दो, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस वन प्लस vn स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ठीक है, अपॉन के अंदर मीन ले लेना है, मीन। यहाँ पे स्मॉल एन की जगह क्या कर दो, बिगर एन, बिगर एन। ठीक है, मतलब जितनी वेलोसिटी थी सबसे पहले स्क्वायर कर दिया, फिर उनका मीन लेने के लिए ऐड करके अपॉन में एन कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, इसका रूट ले लो, ले लोगे भाई रूट, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो थर्ड विल बी योर आंसर। आगे चले, देखिए, फॉर ए गैस एट थर्मल इक्विलिब्रियम द एवरेज स्पीड v, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड vp एंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड vrms आर इन ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो देखिए, यदि मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो vrms वापस 3RT बाय mw और v एवरेज जो है आपका 8 अपॉन में पाई RT बाय mw और v जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो आएगा 2RT बाय mw। ठीक है बच्चों, 2RT बाय mw, ये आपके रिलेशन मिल जाएगा अपने को। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर सबसे कम है वो कौन सा है, Vp। ध्यान से देखिए, सबसे कम है Vp, उसके बाद में Va और उसके बाद में Vrms। ठीक है, तो सबसे कम क्या है, Vp, उसके बाद में Va आएगा, उसके बाद में Vrms। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा Vrms होती है।
बात समझ में आ रही है? ये सिंपल फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। चलिए 4th आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अब देखिए, टू आइडियल मोनोएटमिक गैसेस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। गैस ए इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल विद मास m while gas B is composed of molecule with mass 4m. The ratios average molecular speed. यदि एवरेज की बात भी करते हो, यदि एवरेज की बात भी अपन करते हैं तो जस्ट अपन ने फॉर्मूला देखा है, वो भी मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो VB जो है ये A लिख लीजिए, ये लिख लीजिए आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, डिवाइड कर दो VA बाई VB। ठीक है बच्चों, बराबर का साइन आ जाएगा, रूट ये ऊपर MWB अपॉन में MWA। ठीक है बच्चों, अब देखिए MWB की बात कर रहा हूं मैं, MWB में क्या है 4m। ठीक है, और VB जो है वो तो m ही है, तो डायरेक्टली क्या रिलेशन आ जाएगा 2। क्या रिलेशन आ जाएगा बच्चों? चलिए बच्चों, थोड़ा मैं इसका फोकस सेट कर रहा था। ठीक है, अब देखिए, इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू गैसेस आर m1 एंड m2, देन द टेम्परेचर द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी v1 एंड v2 इज। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर ले रखा है, यदि मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, जस्ट अभी अपन ने किया है v1 अपॉन में v2 क्या आ जाएगा बच्चों, रूट में m2 बाय m1। जस्ट अभी फॉर्मूला करके ही हटे हैं। मैं मॉलिक्यूलर वेट को क्या लिख के चल रहा हूं, mw। ठीक है बच्चों, सेकंड विल बी योर आंसर। अब देखिए, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 K टू 480 K। इफ ए 120 K द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज v, एट 480 K इट बिकम्स। किसी एक गैस की बात कर रहा है, गैस मॉलिक्यूल की। ठीक है ना, किसी एक गैस की बात कर रहा है, एक आइडियल गैस की। तो जब ये एक आइडियल गैस की बात कर रहा है तो वापस फॉर्मूला लिख लीजिए भाई। फॉर्मूला बार बार लिखा करो ताकि फॉर्मूला कभी भूलो नहीं, हमेशा फॉर्मूला। आप बार बार वैसे याद करने बैठोगे ना कभी भी कि बार बार फॉर्मूले लिखते थे, इससे बढ़िया है कि क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन के अंदर ही बार बार फॉर्मूला लिख लिया करो ताकि याद करने का झंझट ही खत्म हो जाए। चलिए भाई, तो फर्स्ट एक ही तरह की गैस है। ठीक है बच्चों, तो V जो दे रखा है अपने को, मैं डायरेक्टली TR बाई MW तो कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो V जो मेरे को दे रखा है वो कौन से पे दे रखा है, 120 K पे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख देता हूँ 120 अपॉन के अंदर V डैश, ये मेरे को निकालना है। तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा 480। ठीक है बच्चों, ये 480 आ जाएगा। तो V डैश देखिए आप, जब आप इसको काटिएगा ये रूट के अंदर क्या बन जाएगा, आई थिंक 480 अपॉन में 120 इंटू में V। ठीक है बच्चों, ये 4 आ जाएगा, तो आई थिंक बाहर जो आएगा वो 2V आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली ये तरीका सदैव फॉलो कर लेना भाई, फॉर्मूले बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको फील हो रहा है कि भाई आरएमएस स्पीड के बारे में बात करना चाहता है, आरएमएस वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहता है, तो डायरेक्टली आरएमएस जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके फॉर्मूले की हर फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, जैसे एक फॉर्म ये होती है और दूसरी फॉर्म 3kT बाय m। ठीक है ना, क्योंकि k यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23। ठीक है बच्चों, याद रखना हर बार क्वेश्चन आते ही फॉर्मूला लिखो। एक टाइम ऐसा आ जाएगा फॉर्मूला याद करने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी अपने को। द स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर एज फॉलोज दिस, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वापस से मैं समझा देता हूं इसको, रूट मीन स्क्वायर की बात करना चाह रहा है बच्चों ये। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या करोगे, मीन, और थर्ड नंबर क्या कीजिएगा, रूट। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 2 स्क्वायर, मीन भी साथ में ले लेते हैं, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस के अंदर 5 स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर अपॉन 5, मीन ले लिया, रूट भी कर दिया। अब देखिए रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस में 36 अपॉन में 5। अब देखिए 16 and 9 25, 25 25 50, 50 and 36 86, 86 and 4 90। ठीक है बच्चों, 90 अपॉन में 5 आ जाएगा, 90 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये लगभग रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी
वो 17 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। तो 4 से ज्यादा आएगा, क्योंकि यदि 4 आता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 16 का रूट क्या होता है 4, ये 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 17.5 या 17.6 के समथिंग चलेगा ये वैल्यू, यदि टोटल काउंट करोगे तो मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ कि 4.24 ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा मेरे पास। और वैसे में यदि मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो ये क्या कहेगा कि 4 से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 4 भी नहीं आ सकता, 4 से ज़्यादा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट हो जाएगा। फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे चले। अब देखिए, इफ द ऑक्सीजन O2 हैज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ C, देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी, एकदम इजी है, जस्ट अभी तो परफॉर्म किया था। V आप ले लीजिए O2 अपॉन में V, हाइड्रोजन गैस का बोल रहा है ना H2, हाँ हाइड्रोजन गैस का बोल रहा है, ओके, इक्वल टू रूट M2 MW2 अपॉन में MW1। MW2 कितना है भाई? MW2 कौन है? हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है ये, तो इसका कितना है 2G, इसका कितना है 32G, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा? तो VH2 इज इक्वल टू 4VO2, कितना आ जाएगा 4C, एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। आगे चलें, थर्ड विल बी योर आंसर। आगे देखिए, द गैस हैविंग एवरेज स्पीड 4 टाइम्स एज दैट ऑफ SO2। अब एवरेज स्पीड, V एवरेज की बात जब आप कर रहे हो तो 8 अपॉन में पाई RT अपॉन में MW, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। अब 8 अपॉन पाई कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, ठीक है, और T भी ये कांस्टेंट लेके चल रहा है। ये एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, अपने को देखो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से ये गेम खेलना चाह रहा है, ऑप्शंस के अंदर अपने को गौर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि SO2 का जो है वो जो वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी अपन क्या लिखेंगे SO2 की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास 8 अपॉन में पाई RT बाय 64 ले लो सीधा, ठीक है 64। अब आप क्या कीजिए 4 1/4 यहां से निकाल लीजिए बाहर, तो ये क्या बनेगा 8 पाई RT बाय 4, आई थिंक यही बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या कह रहा है कि भाई SO2 की जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है, उसका 4 टाइम्स है। यदि इसका 4 टाइम्स मैं करता हूं तो 8 पाई RT बाय 4 आएगा। यदि नीचे 4 आ रहा है तो मीन्स क्या है कि ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? जो रिलेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, वो क्वेश्चन के अंदर रिलेशन मेरे को दे रखा है ये वाला, ठीक है। या फिर H2 ना लीजिए आप, डायरेक्टली इसको इरेज कर दो और यहाँ पे कोई भी गैस ले लीजिए, ये मान लो V ले ली मैंने, ठीक है। अब क्या है, यदि मैं यहाँ रखता हूँ कि भाई SO2 की 4 टाइम्स है आई थिंक, ठीक है ना, तो ये रिलेशन, सॉरी ये V ले लो, SO2 की 4 टाइम्स है। अब SO2 की यहाँ पे जब जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे V कितना आएगा 8RT अपॉन में पाई 4, तो मीन्स मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या आ रहा है 4, तो 4 किसका है अपने पास हीलियम का, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैंने पहले 4 इधर लिख दिया था, रिलेशन ये दिया हुआ है, ओके बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैसेस, ठीक है। तो बेसिकली ये बात क्या करना चाह रहा है, Cp माइनस Cv, ये अपने को पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, सिंपल सा रिलेशन है। ये क्या है Cp कांस्टेंट प्रेशर पे, देखो यहाँ पे P आ जाए तो कांस्टेंट प्रेशर, V आ जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम, P आ जाए तो नियत दाब और V आ जाए तो नियत आयतन। तो नियत आयतन पे जो विशिष्ट ऊष्मा है और नियत दाब पे जो विशिष्ट ऊष्मा है, उन दोनों का ये रिलेशन यदि बनता हो तो इक्वल टू क्या आता है R, जिसको अपन क्या बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गैस नियतांक। आगे चलें बच्चों। अब देखिए TV की पावर गामा -1 एक रिलेशन दे रखा है इस कांस्टेंट फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, ये रिलेशन कांस्टेंट है और अडायबेटिक प्रोसेस हो रहा है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। देखो रुद्धोष्म प्रक्रम आने वाले टाइम में आप अपने थर्मोडायनेमिक्स में उष्मागतिकी के अंदर पढ़ोगे आप, ठीक है, तो उसकी हेडेक नहीं लेनी, बस आप अडायबेटिक जो प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ ये समझिए कि इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ना तो कहीं से एनर्जी ले सकते हैं ना कहीं एनर्जी दे सकते हैं,
ठीक है, ना तो एनर्जी ली जाएगी ना एनर्जी दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा प्रक्रम होगा? अडायबेटिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, where gamma is the ratio of heat capacities Cp and Cv. This is direct consequences of the first law and the equation of state. ये एकदम ऊष्मागतिकी के प्रथम इक्वेशन से नहीं बोल सकते अपन, द फर्स्ट लॉ एंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट से बोला जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल टू nRT। क्यों? ये बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, जैसे जो रिलेशन अपन पढ़ते हैं PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए आप, जब अपन ये लिखें PV इक्वल टू nRT, ये अपन ने लिख दिया। अब बेसिकली इस रिलेशन में T और V लिया हुआ है, तो मेरे को P की जगह क्या रखना है बच्चों? nRT बाई V रखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये जैसे ही मैं रिलेशन यहाँ रखूंगा तो देखिए आप nRT अपॉन में V की पावर गामा, देखते रहिए, इंटू में K। ठीक है, अब V है ये यहाँ 1 है। यदि मैं इसी रिलेशन को इधर लेके चलूँ तो देखो nR, ये तो कांस्टेंट है, वो K के नीचे चले जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। नियतांक की तो लेना है अपने को, तो एक नया कांस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। तो T V की पावर गामा -1, क्योंकि ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? K अपॉन में nR। तो T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट ले लो, x ले लिया, कांस्टेंट है। तो ये प्रथम नियम तथा अवस्था समीकरण दोनों से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फॉर ए गैस R अपॉन में CV इज इक्वल टू 0.67, द गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक रिलेशन अपने को दे रखा है, R अपॉन में CV इज इक्वल टू 0.67। ठीक है, CV जो होता है वो होता है FR/2। ठीक है, यहाँ पे बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत मैटर करेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है डायटोमिक में। क्यों? मोनो एटॉमिक में। क्यों? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये होगी मोनो एटॉमिक। यदि आप डाई की बात करोगे, डाई के अंदर होती है 5 नॉर्मल टेम्परेचर पे, यदि इंक्रीज करोगे तो इलास्टिक और आ जाती है 2 डायरेक्शन के लिए, तो उसकी 7 हो जाती है, लेकिन अपन नॉर्मली के लिए 5 ही लेके चलते हैं। ठीक है, पॉलीएटमिक के अंदर वो डिपेंड करेगा आप क्या लेके चल रहे हो। वैसे जनरली 7 लिया जाता है पॉलीएटमिक के अंदर। ठीक है, 7 to 9 आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेनली जो है वो कंसिडरेशन आपको 3 and 5 ही करना है। हायर टेम्परेचर के ऊपर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन और स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो 2 और ऐड हो जाती है। ठीक है, 7 भी हो सकते हैं हायर टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे अपन बात करें CV होता है FR/2, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2/F इक्वल टू 0.67, F इज इक्वल टू 2 अपॉन में 0.67। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 200 अपॉन में 67, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के आसपास आ रही है। 3 के आसपास आएगी तो गैस कौन सी होगी? मोनो एटॉमिक गैस। तो थर्ड विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, आगे चले। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है बच्चों। ठीक है, स्थिर आयतन पर विशेष ऊष्मा दे रखी है, मींस CV की बात कर रहा है। देखो बच्चों, CV होती है, एक CP होती है। CP होती है कांस्टेंट प्रेशर पे आपके नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और CV जो होती है वो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। CV की बात कर रहा है, ये वो दे रखा है 3R/2। ठीक है बच्चों, और गामा जो होता है, गामा होता है CP अपॉन में CV। फॉर्मूला ध्यान है, CP जो होता है वो होता है CV प्लस में R। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि जस्ट अभी 2-3 स्लाइड पहले अपन ने क्या डिस्कशन किया था? CP माइनस CV इक्वल टू R। यहाँ पे रख दीजिए तो ये आ जाएगा 5R/2। तो CP अपॉन में CV, जब आपको गामा निकालना है तो CP अपॉन में CV की बात करेंगे आप, तो 5/3 बच्चों इज द आंसर। तो थर्ड विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, आगे देखिए। एक फॉर ए गैस इफ गामा इज, ठीक है, गामा अपने को दे दिया 1.4। ठीक है बच्चों, तो 1.4 को यदि मैं रेशियोज में लिखना चाहूँ तो आई थिंक 7/5 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है परमाणविकता या फिर परमाणुकता, मतलब मीन्स एकल परमाणुक है, द्विपरमाणुक है, ठीक है, या त्रिपरमाणुक है, क्या है, और CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और
CV की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है बच्चों, ठीक है। ये देखो 7/5, तो जिस हिसाब से 7/5 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ आई थिंक 7r/2 मेरे लिए क्या है CP, और CV क्या है बच्चों 5r/2। ध्यान दीजिए 5r/2, 5r/2 प्लस में r करोगे तो क्या आएगा 7r/2, ठीक है। और 5r/2 मींस f जो है, जो अपने पास f आ रहा है CV के अंदर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसकी बेसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी गिनी जाएगी 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 किसकी होती है, डायएटॉमिक की। किसकी होती है, द्विपरमाणुक गैस की। क्या होती है, द्विपरमाणुक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है 5, ठीक है। कर लोगे भाई, चलिए थर्ड विल बी योर आंसर। आगे देखें, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n गैस मॉलिक्यूल्स, ईच विल मास m, ठीक है, प्रत्येक का मास m है। देयर RMS स्पीड इज VRMS, देयर टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन यदि मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल्स की तो होगी ये, और ये टोटल की बात की जाए तो इसके साथ में n मल्टीप्लाई कर दीजिए V² RMS, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा n टाइम्स हाफ mv² RMS का, ठीक है। तो फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे देखिए, एन आइडियल गैस ऑफ n मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। n जो है मेरे पास एकल परमाणु है बच्चों, ठीक है। एकल परमाणु गैस के क्या है, अणु है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए, ठीक है। और n है वो मेरे पास क्या है, द्विपरमाणु। n क्या है, द्विपरमाणु, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई दोनों के दोनों इनिशियली तो इक्विलिब्रियम में थे, लेकिन जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे इंटरनल जो एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी जो है मतलब आंतरिक जो ऊर्जा है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले अपन बात कर लें। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही अपन तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने से जो इसकी गतिज जो अपने अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो डायरेक्टली जो रिलेशन है गतिज ऊर्जा का वो अपन, ठीक है, वो अपन निकाल सकते हैं। वो ओनली और ओनली तापमान पे ही निर्भर करता है, टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, ठीक है। और साथ में किस पे निर्भर करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। कैसे, यदि आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली क्या लिखोगे, F/2 kT। बात समझ में आ रही है। इसको अपन बोलते हैं समभाज्य सिद्धांत, मतलब इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब प्रत्येक ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है वो अपने अंदर जो टोटल एनर्जी अपने को दी है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के कारण उसका एक भाग रखेगी। कैसे, यदि मैं एकल परमाणु की बात करूं तो एकल परमाणु जो अणु है, ये एकल परमाणु है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ठीक है। तो एकल परमाणु अणु, मान लिया आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो एकल परमाणु अणु में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है, 3। तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। तो कहने का मतलब ये है तापमान बढ़ाने के कारण जो भी ऊर्जा इसको मिली है वो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर जो एनर्जी आएगी, गतिज ऊर्जा, उसके अंदर विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है, मीन्स इक्वली विभाजित होगी, समान रूप से विभाजित होगी, समभाज्य होगी, ठीक है, सम विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो 100 जूल आपने एनर्जी दे दी, ठीक है, 100 जूल 120 जूल ले लो, 120 जूल एनर्जी दे दी आपने, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण एनर्जी मिल गई उसको 120 जूल। 120 जूल देने के कारण अब एक्स डायरेक्शन में, देखो मोनोएटॉमिक की बात कर रहा हूं, एकल परमाणु की बात कर रहा हूं, तो एक्स डायरेक्शन में एनर्जी 40 जूल, वाई डायरेक्शन में 40 जूल, जेड डायरेक्शन में भी 40 जूल आएगी, ठीक है। यही तो हुआ सम विभाजन का सिद्धांत। अब देखिए आंतरिक ऊर्जा की जब मैं बात करता हूं तो ये जो है आप डायरेक्टली हमेशा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही लिख सकते हो। अभी बोला तापमान जब बढ़ाएंगे, तो तापमान जब बढ़ाएंगे तो एकल परमाणु गैस के लिए मैं ले लेता हूं E1। तो E1 जो होगा वो आएगा 3/2 kT, कितना परिवर्तन होगा, और E2 के लिए जो आएगा वो आएगा
5/2 kT। ठीक है, अब डेल्टा ई 4m और डेल्टा ई m ले रखा है, तो 4m को अपन क्या मानेंगे, द्विपरमाणु की बात कर रहा है। तो मेरे से पूछा क्या है, E2/E1 पूछा है, डिवाइड कर दीजिए, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5/3। जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने के कारण जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और वो काइनेटिक एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इक्वली डिवाइड होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे, देखिए, एन आइडियल गैस ऑफ n डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैज टेम्परेचर T। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स दे दिया, उनका टेम्परेचर है वो T है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए, पहले तो कितने थे n, मतलब तापमान को नहीं बढ़ाया अपन ने, लेकिन नंबर जो होते हैं उसको इंक्रीज कर दिया। तो पहले एनर्जी थी अपने पास 5/2 kT। ठीक है, मैं k ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है ना, ये ऐसे करके लिखते हैं तो ये भी k है। तो 5/2 kT पहले एनर्जी इतनी थी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे n। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब जो नई एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 5/2, ये है E, ये है E डैश, नई एनर्जी कितनी मिल जाएगी 2n kT, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज जब बोला जाएगा तो E डैश माइनस E इज इक्वल टू 5n kT माइनस 5/2 n kT। 5 माइनस 5/2 करेंगे तो 5/2 n kT, 5/2 n kT विल बी योर आंसर। आगे देखें, अब देखिए, ध्यान से देखना आप, गैस A is composed of molecules mass m with gas B is composed of molecules mass B। ठीक है, the ratio of the average translational kinetic energy is, average translational kinetic energy की बात जब भी ये करे तो हमेशा F/2 kT से ही बात करना चाह रहा है। ये बात समझ में आ रही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो F/2 kT से चाह रहा है, और ये जो F/2 kT है वो डिपेंडेंसी नहीं रखती मास के ऊपर। बात समझ में आ रही है, तो जो रेशियो है वो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। बात समझ में आ रही, क्या आएगा 1 आएगा, और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है। आगे चले, अब देखिए, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस वापस वही है, मास m है, इसका 4m है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आर द सेम इफ द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर, अभी जस्ट बताया था, यदि ये दोनों के दोनों तापमान बराबर हैं तो एवरेज औसत स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा का मान होता है वो भी बराबर प्राप्त होगा। तो जो रेशियो आएगा TA/TB इक्वल टू 1:1, मैं ये कह सकता हूं। बात समझ में आ रही है एकदम। चलिए, मोलर स्पेसिफिक हीट Cp अपने को दे रखा है। Cp क्या होती है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जो डेल्टा U जो होता है, या फिर आप U ले सकते हैं, डेल्टा U जो होता है वो NCV डेल्टा T होता है। ठीक है, होता है या नहीं होता। अब Cp मेरे को दे रखा है, Cv मेरे को गिवन नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Cp माइनस R डेल्टा T। ठीक है, तो बेसिकली आपसे लॉ पूछा जाए तो देखिए, ये डेल्टा Q इस डेल्टा नहीं हो सकता, ये सीधा आप U ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब इसमें पूरा रिलेशन लिखा जाता है तो NCP डेल्टा T, NCV डेल्टा T प्लस में P डेल्टा V। ये लगभग रिलेशन, कई बार देखो और भी रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन डेल्टा Q जो होता है वो Cp डेल्टा T से रिलेशन दिया जाता है, NCV डेल्टा T से, और ये P डेल्टा V से। ठीक है, तो अपन ने खाली U की बात अपन चल रही है तो U Cv डेल्टा T से अपन रिलेशन लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली, और यहाँ पे अपन ने पास Cp माइनस R अपन ने कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो अभी अपने DPP नंबर 7 तक, मतलब मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको करवाऊंगा, और अब DPP नंबर 8 एंड जो प्रीवियस ईयर है वो मैं आपको
नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।